morning to all of you. चलिए यारों, the topic for the day is drafting. Chapter 35. कैसा होता है कि बुक में देखते ही we feel, सर मॉड्यूल में 35, हाँ ऐसा. देखिए समझिए कैसा होता है. इंस्टीट्यूट at times want to test your abilities to manage what is not there, what you have not exactly studied. Of course, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जब ड्राफ्टिंग में कैसा है. I'm recording this lecture again and I'll be uploading it everywhere. Reason being, a lot of people have asked कि सर बाकी सब तो हो गया ड्राफ्टिंग, बाकी सब तो हो गया ड्राफ्टिंग. पहली चीज तो मैं चले ठीक है ड्राफ्टिंग अब बता दूंगा. ड्राफ्टर I'll tell you जो बाकी सब हो गया वो हुआ नहीं है. That is just a feeling कि बाकी सब हो गया, बाकी सब हो चुका है. सबसे पहले एकदम कंफर्टेबली क्वेश्चन सुनिए. We'll be taking up this topic drafting. What do we mean by drafting? सबसे पहले ड्राफ्ट करना मतलब क्या होता है? Formats. यारो during our course of company law, we've studied various places. At various places, we were required to give notices, to pass resolution, explanatory statement वगैरह. तो देखिए, while drafting a notice, आपने पूरे कंपनी लॉ का पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है. आप जिस दिन सीएस बन गए, आपसे वहां जाके ऐसे पूछा थोड़ी जाएगा, चलो आप लोग बताइए सेक्शन 434. अरे आपसे कभी क्या सेक्शंस पूछे जाएंगे क्या? नहीं. You'll have to actually implement your knowledge during the course of your work. कैसे implement करते हैं? You'll be asked to draft notices. While drafting notice, a thing is presumed कि मेरे लाल आप लोगों को कंसेप्ट तो अच्छे से पता है, आपको लॉ तो अच्छे से पता है. नाउ यू आर ड्राफ्टिंग नोटिस. तो कोई भी चीज को ड्राफ्ट करने का पहले एक प्रिजम्पशन है कि आपको उस चीज के बारे में नॉलेज पूरी है. सेकेंडली, डरने की कोई बात नहीं है. वेरी कंफर्टेबली यू विल सेल थ्रू. तो कुछ है ही नहीं. फर्स्टली विल बी स्टार्टिंग विद ड्राफ्टिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस. सबसे पहले यहां उसका एक ड्राफ्ट फॉर्मेट देखते हैं कि आखिर बोर्ड रेजोल्यूशन होना कैसा चाहिए. सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, आप कभी भी कोई रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, एक गलती जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, योर्स फेथफुली चंपा. अरे यारों क्या नोटिस लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आप? इट इज अ रेजोल्यूशन में एंड में आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है. इस मिस्टेक के साथ जो सबने कमेंट की थी इस बार की कॉपीज में, जो सब जिन्होंने पहली चीज तो मेजॉरिटी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया. जून 16 जो पेपर आया था, मेजॉरिटी ने ट्राई नहीं किया रेजोल्यूशन. जिन्होंने ट्राई किया उन्होंने उसी तरह से लिखा, डियर सर, I am good. How are you? I hope the same for you. Now coming to the topic, I want to ask something and continue and end में yours faithfully ABC. नहीं, resolution में end में कुछ नहीं आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कैसा आएगा? First, resolution starts with a line in which you have to write the purpose of the resolution. Purpose of the resolution मतलब क्वेश्चन में आपको resolution के लिए पर्पस दिया होगा. पर्पस हो सकता है for common seal, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वी आर अडॉप्टिंग आवर कॉमन सील. तो यहां पर हम पर्पस में क्या लिख देंगे, हम लोग पर्पस में लिख देंगे अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील. दिस इज कॉल्ड पर्पस. आपको यहां पे पहली लाइन में लिखना होता है पर्पस, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया. ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है कि आपका क्या ड्राफ्ट करना है, जिसके नीचे आपको दिख रहा है ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्टिंग कॉमन सील. तो इस तरह से आप ऊपर लिख देंगे अडॉप्शन of common seal. Adoption of common seal. One more thing, for all those students who are watching this video somewhere else, make sure you have a copy of the notes. Either you can download it from a link there. Second, या फिर you can WhatsApp on a number and you'll get it in few minutes. Okay? Notes के साथ में fruitful रहेगा. चलिए, first thing हो गई purpose. Purpose के बाद में you have to write पासिंग अथॉरिटी. पासिंग अथॉरिटी मतलब ये आखिर पास कौन कर रहा है, पासिंग अथॉरिटी कौन है? बोर्ड रेजोल्यूशन में पासिंग अथॉरिटी कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पासिंग अथॉरिटी एज इट इज याद रहना चाहिए, पासिंग अथॉरिटी आगे एरो करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड रेजोल्यूशन है. फॉर्मेट किसका पढ़ रहे हैं हम? बोर्ड रेजोल्यूशन का. हेंस पासिंग अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन. नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन में बोर्ड में मेजॉरिटी केसेस में यही होता है, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी. पहले ये समझा. फर्स्ट पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी. ये कब चेंज होता है? जब आप जनरल मीटिंग में करेंगे.
सोचिए एक बार, मुझे आप लोग बताएंगे जनरल मीटिंग के अंदर आप पासिंग अथॉरिटी के सामने क्या लिखेंगे? शेड्यूलर्स लिख सकते हैं, टेक्निकली वहां पे हम जनरल मीटिंग लिखते हैं क्योंकि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है, पासिंग अथॉरिटी जनरल मीटिंग। नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन में क्या लिखेंगे? डिपेंड करता है ना वहां पे, स्पेशल चाहिए या ऑर्डिनरी, वो आप वहां पे लिखेंगे। वो मैं आगे फॉर्मेट बताऊंगा, सो डोंट वरी। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड रेजोल्यूशन, हेंस फर्स्ट केस में पासिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी। इसके बाद में आते हैं वो लीगल टर्म्स जो हमें याद नहीं रहते, ये चीजें, ये वर्ड याद रख लीजिए, रिजॉल्व्ड दैट, रिजॉल्व्ड दैट। और अगर मान लीजिए आपका एक पैराग्राफ में कहानी खत्म नहीं होती है एंड यू टू राइट अनदर पैराग्राफ, रिजॉल्व्ड फर्दर दैट, उसके बाद भी सर खत्म नहीं हुई, एक और लिखना है, रिजॉल्व फर्दर दैट, फर्दर फर्दर नहीं, रिजॉल्व फर्दर दैट। एक बार रिजॉल्व दैट, उसके बाद जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं रिजॉल्व फर्दर दैट, दीज आर रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास, यहां से शुरू होकर यहां तक इन्वर्टेड जा रहा है, यहां से शुरू होकर यहां तक भी इन्वर्टेड कॉमास जाते हैं। सर रिजॉल्व दैट बहुत बचपन से देख रहे हैं हम, मतलब क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, रिजॉल्व का लिटरल मतलब पे जाएं, मातृभाषा में सुलझाना, resolved. There was a dispute between these two and I have resolved it. There was an issue going in my mind and I have resolved it. I was in a dilemma and I have resolved it. Resolved का मतलब होता है सुलझाना, कोई भी चीज को सुलझा देना। हम जब भी कोई चीज को ड्राफ्ट करते हैं, resolved that का मतलब होता है कि फाइनली वी हैव रीच्ड ऑन दिस आउटकम, सब चीजें डिस्कशन सब हो चुका है, उसके बाद ये हमारा आउटकम है। या फिर अगर हम रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे हैं तो सर ये सब हमारा हो चुका है, हम ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, रिजॉल्व्ड दैट, डिसाइड दैट, वी वांट टू फाइनलाइज दैट। रिजॉल्व का मतलब सुलझाना, कोई भी चीज को सुलझाना चाहते हैं हम, क्लियरली रिजॉल्व्ड दैट करके स्टोरी शुरू होती है और यहां पे लिखती है। सेकेंड, you'll have a lot of drafts in this note. कभी ये मत सोचना कि सर हमें वर्ड टू वर्ड कैसे रिपीट कर सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मेट इसलिए दिया है, आई वॉन्ट यू टू वर्ड रिपीट दिस फॉर्मेट। ये फॉर्मेट जो है ना वो आपको वर्ड टू वर्ड रिपीट करना, तो यहां पे एक भी वर्ड मैं आपसे चेंज नहीं एक्सपेक्ट करता। मतलब रुकिए, क्या सब लोग यहां, ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा चाहिए मुझे, ये फॉर्मेट मुझे ऐसा का ऐसा चाहिए। इसके बाद जो जगह बची है वहां पे आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। देखिए आई टेल यू कैसा होता है। आइडियली तो जब एक्चुअली नोटिस ड्राफ्ट होते हैं, जब रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट होते हैं, यहाँ पे जो पर्पस होता है ना उसके साथ में ब्रैकेट में सेक्शन नंबर भी लिखा होता है। बट आई नेवर सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू राइट सेक्शन नंबर। क्यों? दैट इज द हेड ऑफ द रेजोल्यूशन। सही हुआ तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, गलत हुआ ना शून्य हो जाएगा। सर शून्य शून्य हो जाएगा। अरे आप हेड पे सेक्शन नंबर ही गलत लिख रहे हो, इससे बेटर है डू नॉट राइट सेक्शन नंबर हियर। कोई कंपल्शन नहीं है, एक्चुअल नोटिस में होता है, कोई बात नहीं, हमारे नोटिस में नहीं होगा, चलेगा चलेगा चलेगा। अगर सेक्शन नंबर क्लॉज में भी गलत हो गया, आपने क्लॉज भी गलत लिखा है, जीरो, जीरो मतलब जीरो, तो कभी भी सेक्शन नंबर के साथ में तूफानी करने की कोशिश ना करें। हाँ सेक्शन 8 कंपनी, अब ये तो याद ही है ना, इसमें आप गलत तो लिख ही नहीं सकते, यहां पे आप लिख दीजिए। बाकी जनरली सेक्शन नंबर के साथ तूफानी करने की कोशिश ना करें। यहां पे आते हैं हम बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर। ये फॉर्मेट समझ में आया एक बार? फॉर्मेट कैसा है सब लोग यहां पे एक बार, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? पर्पस। पर्पस मतलब एक्चुअली क्या पर्पस वहां पे लिखते हैं आप? नहीं, वहां पे जो क्वेश्चन में पर्पस दिया है वो वहां पर लिख दिया जाता है। सेकंड इज पासिंग अथॉरिटी, कि आखिर ये पास करने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड मीटिंग में ये होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग में जनरल मीटिंग के पास, उसके पास में है। पासिंग के बाद कौन सा है? नेचर ऑफ रेजोल्यूशन। नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन में आप क्या लिखते हैं? रेजोल्यूशन किस प्रकार का है। यहां पर जैसे कि रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी है, कभी स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकता है, कभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो सकता है। उसका स्टार्ट किस वर्ड से करते हैं हम? रिजॉल्व दैट, और उसके बाद में और लिखना चाहते हैं तो रिजॉल्व फर्दर दैट। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको कुछ ड्राफ्ट दिखाता हूं, ये याद रहेगा ना, ये रटा होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ऐसे रैंडम कुछ ड्राफ्ट दिखाता हूं। फर्स्ट, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्टिंग कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्टिंग कॉमन सील ऑफ द कंपनी। सबसे पहले पर्पस क्या हो गया?
अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील ना, पर्पस हो गया अडॉप्शन ऑफ कॉमन सील। उसके बाद में पासिंग अथॉरिटी, क्वेश्चन में दिया है ना, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अडॉप्टिंग कॉमन सील ऑफ द कंपनी, पासिंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद में स्टोरी शुरू होती है, रिजॉल्व दैट। यहां तक तो हमारा फॉर्मेट ही था। अब देखिए जो आपको लिखना होता है, रिजॉल्व दैट द कॉमन सील ऑफ द कंपनी as placed by the chairman and approved by this meeting and an impression of which has been taken at the margin of the minutes and be hereby adopted as the common seal of the company। ये लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो पर्सन यूज सकता है जो कि डेली बेसिस पे रेजोल्यूशन को एक्चुअली ड्राफ्ट कर रहा है। तो समझिए जो रैंकर भी है ना, वो भी ये लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है। यहां पे आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट द इंटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड कि कॉमन सील आप अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब क्या, चेयरमैन ने कॉमन सील आपके सामने प्रपोज की थी और उस कॉमन सील को फाइनलाइज करके उससे हमारी कंपनी की कॉमन सील कहलाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिजॉल्व फर्दर दैट, रिजॉल्व यहां पे फर्दर आएगा, रिजॉल्व फर्दर दैट द कॉमन सील शैल बी केप्ट अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। ये तो हमें पता है ना कॉमन सील किसके पास रहती है, तो उन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी के पास रहेगी। द सील शैल नॉट बी अफिक्स्ड टू एनी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, जनरल चीज लिखी थी, बस खत्म हो गया। 5 on 5 मिल जाएंगे अगर ऐसा लिख दिया तो। अरे यारों गलत क्या था? अरे अभी भी इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी भी अगर एग्जाम में रिपीट हो गया, वापस क्वेश्चन आ गया, आज भी लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि कुछ लोग गिर के सीखते नहीं। गिर के सीखना इज अ स्मार्ट एक्ट। एक बार नहीं पता, नेक्स्ट टाइम पढ़ के जाना चाहिए आइडियली, तो ये पढ़कर ही जाना है। तो बहुत कंफर्टेबली लैंग्वेज, यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज, बट ये जो फॉर्मेट है वो यही रखना होता है। दीज आर आइडियल फॉर्मेट्स, जो फॉर्मेट्स डिजाइंड है। स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट्स में छेड़छाड़ नहीं, लैंग्वेज में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और देखते हैं एज एन एग्जांपल, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विद इन द सेम सिटी। क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं? चलिए, रजिस्टर्ड ऑफिस कभी भी चेंज होता है, सबसे पहले तो पर्पस की बात करें। पर्पस क्या हुआ? चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। वेरी इजी। यहां पे गलती होगी क्या हमसे? यहां पे गलती नहीं होगी, ठीक है। यहां पे आपका कहना है गलती नहीं होगी। सेकेंड, आप क्या लिखते हैं? पासिंग अथॉरिटी। क्या लिखते हैं पासिंग अथॉरिटी के आगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पे गलती होगी क्या? नहीं होगी। उसके बाद में क्या है? नेचर ऑफ रेजोल्यूशन। क्या लिखते हैं आप? रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी। यहां पर गलती होगी क्या? नहीं होगी। उसके बाद सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करना है, और उसके बाद और लिखना चाहते हैं तो फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनिए। अगर आपने सिर्फ ये सब भी लिखा है ना अभी तक जो मैंने कह रहा हूं, इन सब पे आपको मार्क्स कैसे मिल जाएंगे? 1 1 1। मतलब ये जो कंटेंट है ना, दिस इज इवन एवरेज। मैं आपको अच्छा लिखने का नहीं कह रहा हूं, अगर वो कंटेंट आपने एवरेज भी लिख दिया है ना, तो भी आपको 60-70% मार्क्स मिलेंगे। एवरेज कंटेंट का भी आपको 1 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। माय पॉइंट इज, आप सोचिए ना, आप वो एग्जामिनर है, उसको जो दिया गया है ना सजेस्टेड आंसर, उसमें ये तो एज इट इज होने वाला है, आपका ये भी मैच हो गया ना, तो आपके 50-60% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। जो लैंग्वेज है वो फिर आप अपने हिसाब से लिखिए, थोड़ी डिसेंट लैंग्वेज लिखने की कोशिश करिए, जितनी अच्छी लिख सके। गलती से ये मत करना कोई कि सर मैं फॉर्मेट ड्रॉ करके आ रहा हूं। मतलब क्या? रिजॉल्व दैट डैश 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 डैश, रिजॉल्व फर्दर दैट डैश 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 डैश। मुझे अकाउंट्स के स्टूडेंट मिल चुके हैं जिन्होंने ये फॉर्मेट करके, सर हमने सुना था फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, हम फॉर्मेट ड्रॉ करके आ गए। सर बैलेंस शीट में हम ऐसे फॉर्मेट बनाया, हमने लिखा है यहां पर हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, फिर हम लाइन खींचे, नीचे असेट्स लिख कर आए, सर हम मार्क्स मिलेंगे फॉर्मेट के। फॉर्मेट के मार्क्स मिलने का मतलब तब होता है जब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और कुछ न्यूमेरिकल एरर हो गए, आपको मार्क्स मिलते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मेट के मार्क्स मिलना। फॉर्मेट के मार्क्स के मिलना ये नहीं होता कि इस बॉक्स के मार्क्स मिलेंगे। तो कभी भी आपको यहाँ पे 2 लाइन ये लैंग्वेज लिखना है, कुछ भी लिखिए। आपको लगता है कि नहीं बन रहा तो भी कुछ भी लिखिए, बट लिखिए जरूर। अगर वो लैंग्वेज लिखिए ना, तो इन सब के मार्क्स भी मिलेंगे। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर राइटिंग ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करना चाहता हूं सर्टेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके लिए यूज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? पर्पस। पर्पस क्या हो गया यहां पे? राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो क्वेश्चन है वही तो इस पर्पस होता है। उसके बाद सेकंड लाइन क्या होती है, खुद से देखिए यहां पे, बोलिए मन से। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। यहां पे बोर्ड है तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद में क्या है? नेचर रेजोल्यूशन। क्या है? नेचर रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजॉरिटी। वापस ये तो बिल्कुल ही सही लिख दिया ना। फिर हम स्टार्ट कैसे करते हैं? रिजॉल्व दैट, और उसके बाद में हम जो कंटेंट लिख देंगे, जैसे कि यहां पे लिखते हैं रिजॉल्व दैट
pursuant to the provision of section so and so read with so and so a sum of 85 lakh out of the securities premium account of the company in which sum of 90 lakh is lying unutilized is hereby utilized for premium payable on redemption of preference shares. अरे कोई डिफिकल्ट नहीं, सुनो ये लाइन, ये ना सेक्शन ये सब कुछ लिखा है, ये भूल जाइए. यहां से ये 85 से तो हम लिख सकते हैं ना, 85 के आगे का तो लिख ही सकते हैं हम, तो वहां का wasn't difficult. It's perfectly fine if you are skipping the section numbers. It's perfectly fine. My personal suggestion is to skip the section numbers. Not write section numbers. यारों अगर गलत लिख दिया ना तो धज्जियां उड़ जाएगी. Play safe. It's okay. देखिए हाँ, if at all you're planning, हाँ फाउंडेशन में ऑर्डिनरी रैंक 1 ही आई है, इस बार ऑर्डिनरी रैंक 1 ही चाहिए मुझे, 2 नहीं चाहिए, नहीं तो तूफानी करना है, लिखिए. इफ यू आर दैट इंटेलिजेंट तो लिखिए, इफ यू आर श्योर कि वो करेक्ट सेक्शन है. देखिए 52 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज डी, याद रखना इज नॉट इजी, याद रखना इज नॉट इजी. तो मैं, आप क्या चाहते हैं सर, आप एक्सपेक्ट करते हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, तो इट्स ओके, आप बाकी कंटेंट सही लिखिए, मार्क्स कहीं नहीं गए. अब देखिए सुनिए, ये यहां पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, उसके बाद में आता हूं इस रेजोल्यूशन पे, ध्यान से देखेंगे. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर कन्वीनिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अभी तक जो सारे फॉर्मेट्स देखे थे वो किसके थे? बोर्ड मीटिंग के. अब हम सबसे पहले एक फॉर्मेट देख रहे हैं ऑफ अ जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग का फॉर्मेट देखेंगे सब लोग मेरे साथ यहां पर. जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के फॉर्मेट में क्या दिया गया है? सबसे पहला कन्वीनिंग ऑफ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. पासिंग अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये रेजोल्यूशन किसका? रुकिए अभी भी जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ. दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ फॉर अ कन्वीनिंग ऑफ अ ईजीएम. इसके बाद में हम जनरल मीटिंग का स्टार्ट करेंगे. ये किसका है? अब देखिए सुनिए क्या होता है. एट टाइम्स वी फील दिस इज एन रेजोल्यूशन फॉर जय माता दी के जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन लिख देते हैं. आराम से रीड द क्वेश्चन ट्वाइस इन एग्जामिनेशन. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर कन्वीनिंग ऑफ ईजीएम बाय द, तो ये किसका रेजोल्यूशन हो गया? नहीं जनरल मीटिंग का है ना, बोर्ड का है. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. उसके बाद में आता है पासिंग अथॉरिटी, सेम नेचर, सेम. रिजॉल्व्ड दैट an EGM of the members be convened so and so at a shorter notice. Resolve further that so and so. अगर स्टोरी खत्म नहीं हुई तो फिर resolved further that. एग्जाम में कभी भी आप ऐसा मत करना डैश. एग्जाम में you have to write figures. एग्जाम है तो वहां पे आपको कभी ये नहीं लिखना डैश. एग्जाम में you have to write figures. सेकंड, एग्जाम में अपना नाम कभी मत लिख के आइएगा. एग्जाम में you cannot write your own name. Resolution for recommending payment of dividend, बोर्ड का. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बोर्ड का. रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल, बोर्ड का. ये जस्ट मैंने आपको कुछ दिए, सो दैट जस्ट रीड दीज व्हेन यू आर फ्री. जस्ट गो थ्रू दीज रेजोल्यूशंस. फॉर्मेट सेम है तो फॉर्मेट तो चिपक ही जाएगा, और उसके बाद में थोड़ा सा लैंग्वेज हर एक में चेंज होगी. नेक्स्ट कम्स जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन. सर जनरल मीटिंग तो बहुत अलग होता होगा. अरे यारों है तो दोनों रेजोल्यूशंस, है तो दोनों रेजोल्यूशंस. फॉर्मेट इज सेम. देखेंगे सब लोग यहां पे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? पर्पस. उसके बाद नेचर. हेडिंग तो सारी सेम है. पासिंग अथॉरिटी में रिप्लेस हो जाएगा जनरल मीटिंग, और नेचर में स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. स्पेशल या ऑर्डिनरी तो डिपेंड करता है, जनरली क्वेश्चन में दिया होता है. नहीं होता आपको पढ़ा है, इतना तो याद रहना चाहिए. स्पेशल या ऑर्डिनरी. नेक्स्ट, रिजॉल्व दैट. स्टोरी और लिखना चाहते हैं, रिजॉल्व फर्दर दैट. और कभी कभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. अब देखते हैं एक नोटिस हम देख लेते हैं. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन along with explanatory statement to change of registered office within a state. अब मुझे बताइए, एक बार बताइए, पहले क्वेश्चन को रीड करिए पूरा आराम से, जो मैंने हाईलाइट किया उसे रीड करिए. ड्राफ्ट रेजोल्यूशन along with explanatory statement to change of registered office within a state from the jurisdiction of one registrar to another registrar. अब पता है क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये प्रोविजन पता होना चाहिए. There is a provision. याद आ रहा है? This we have studied this under what topic?
एमओए में पढ़ा था हमने, ऑल्ट्रेशन टू एमओए, उसमें बहुत सारे केसेस थे, उनमें से एक केस ही हमने पढ़ा था यारों, क्लियर है ना? मुझे बताइए यहां पे अप्रूवल किसका चाहिए था, याद करके। रीजनल डायरेक्टर। चेंज इन स्टेट में चाहिए होता है, चेंज इन आरओसी में चाहिए होता है रीजनल डायरेक्टर। ये हमने पढ़ा था, उस चार्ट के अंदर सब कुछ कवर्ड है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमें प्रोविजन पता है, ठीक है। अब हम वापस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पर्पस। पर्पस क्या है यारों? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट, मतलब है क्या? ये तो हमारा क्वेश्चन ही तो है। सबसे पहले क्वेश्चन आपने वापस रिपीट कर दिया, उसके बाद में आया पासिंग अथॉरिटी, कौन होगा यहां पे? नेचर ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। रिजॉल्व्ड दैट pursuant to the provision of section so and so, read with rule so and so, and subject to confirmation by regional director concerned in Ministry of Corporate Affairs, the place of registered office presently situated in Mumbai and is hereby changed to Pune. लिख सकते हैं ना यार? पहले का सेक्शन नंबर छोड़िए, ये कट कर दो, नहीं पता। I'll tell you कैसे लिखना है, ये नहीं पता। यहां से तो लिख सकते हैं इसके आगे से कि आरडी का अप्रूवल लेना था और उसके आगे बढ़ना है, बस ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अब कहानी लिखनी है आराम से। एक समय की बात है, हमारी कंपनी का ऑफिस पुणे में था, पुणे के बाद मुंबई में था, मुंबई से हम वापस पुणे में आए। अरे यारों, आई विल टेल यू समथिंग फ्रैंक, नोबडी रीड्स इट। तो व्हाट दे विल मेक श्योर इज आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, और थोड़ा एक दो लाइन रीड करेंगे, एक दो लाइन रैंडमली, ठीक है, कोई बात नहीं, एवरेज लाइन चलेगा। आपका फॉर्मेट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इतना सारा लिखना है कि हाँ कहां से कब कहां पहुंचे थे हम, ठीक है, लिख दीजिए ना। अरे स्टोरी जो ऊपर लिखती है रिपीट करनी है, ये वही सेक्शंस रिपीट किए, रीजनल डायरेक्टर रिपीट किया, हमारा पहले मुंबई में था और हम जा रहे हैं पुणे, ये रिपीट किया इन्होंने। तो कोई नई चीज नहीं लिखनी है, उसी चीज को मतलब कंटेंट इज नॉट समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेट। और एक दो भी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है, एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए कोई भी। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स हियर सो दैट आपको कंफर्टेबली हो जाएगा। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मतलब अगर ये लेक्चर आपके जिन्होंने जून दिया है उनके पहले हुआ रहता, ट्रस्ट में 10 मार्क्स इसमें ऐड हो गए होते आराम से। कुछ था ही नहीं ना, क्योंकि कुछ था ही नहीं, इसलिए। चलिए सब लोग ध्यान से, उसके बाद में एक और देख लेते हैं, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू चेंज ऑफ कंपनी। सबसे पहले क्या लिखा है, ये क्या है? पर्पस। जैसा कि क्वेश्चन में एक में भी एक बार होती है, क्या आपको पर्पस लिखने में कहीं भी डिफिकल्टी आएगी? है नहीं ना, इतना इजी है। पासिंग अथॉरिटी सेम वर्ड है, नेचर सेम वर्ड है, अरे ये भी तो सेम ही चल रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है रिजॉल्व दैट, और उसके बाद वापस जो भी कहानी है यहां पर पढ़ रहे हैं हम, चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी। तो उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, अरे हमें परमिशन लेनी है आरबीआई वगैरह की, क्योंकि हम नाम चेंज कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस। रिजॉल्व फर्दर दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हियरबाय ऑथराइज्ड टू डू ऑल सच एक्ट। अब बोर्ड बीओडी हैंडल करेंगे। इतना सा कंटेंट है, इतना सा कंटेंट, उसके लिए मार्क्स रहते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वापस पूरी कहानी लिख दीजिए कि हमारा पहले नाम ऐसा था। आप रीड करेंगे ना जब ये घर पे, यू विल रियलाइज कि हमारा पहले नाम था एबीसी। उसके बाद में हमें लग रहा है यार कि एबीसी नाम हमारे काम को सूट नहीं कर रहा है, हमें नाम चेंज करना है बीसीडी। Now we are passing a resolution for this. We have already taken approval from the government and so and so. Now board of directors will be handling all the paperwork required. That's it. बस हो गया, resolution इतना सा है। लास्ट में कुछ भी नहीं लिखना है। एक चीज you will find, जब भी आप एक्सप्लेनेटरी नोट लिखते हैं ना, उसके लास्ट में एक लाइन लिखनी है कंपल्सरीली। कंपल्सरी हर एक रेजोल्यूशन में, हर एक रेजोल्यूशन में लाइन लिखनी ही है, ठीक है। अब सर यही लिखना कंपलसरी है यारों, ऐसा नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन को रीड करिए पहले। लाइन सेज दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट। इफ इट ऑल दे हैव इंटरेस्ट, तो यू कैन इवन राइट दे हैव इंटरेस्ट, बट यू हैव टू मेंशन कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं है। टू बी ऑन द सेफर साइड, जनरली राइट दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट, सेफ होने के लिए। एक रेजोल्यूशन में लिखा है दे हैव इंटरेस्ट, जस्ट टू शो यू कि हाँ इंटरेस्ट हो भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट में कोई चेंज कहां हो रहा है, सिर्फ इतने पार्ट में। तो इतना ही तो पार्ट है जो हमें चेंज करना है। मतलब ड्राफ्ट में तो सबसे अच्छी बात है कि घर से हम 70% तो प्रिपेयर होके जाते हैं। 70% तो यही लिख रहे हैं ना, तो घर से हम 70% प्रिपेयर होके जा रहे हैं। कोई भी ड्राफ्ट है हमें वही लिखना है। रेजोल्यूशन पे कोई भी ड्राफ्ट है आपको यही लिखना है। तो पहली बार तो ऐसा क्वेश्चन है 70% आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं।
देखिए आप लोगों को जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई ना, आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट से पूछेगा, उनका एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग, उनके लिए तो ये सबसे इजी में से एक आता है। क्यों? अरे ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस, प्लीडिंग, उनके लिए दिस इज वन अमंग द लाइट सब्जेक्ट्स, वन अमंग द लाइट सब्जेक्ट्स। बोले कि फॉर्मेट तो पढ़ के ही जाते हैं हम, प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां पर यारों इट गेट्स वेरी कंफर्टेबल, यहां पर इतना नहीं, सिर्फ फॉर्मेट अच्छे से पढ़िए, यू विल इजीली सेल थ्रू। इसके एंड में भी लिखा है आपको, चलिए यहां पे नहीं है। नेक्स्ट, सेम फॉर्मेट, कोई चेंज दिख रही है आपको? resolve that, resolve forward further that, there comes this explanatory statement, again same line, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में थोड़ा ज्यादा लिखना है तो वो आप आपके हिसाब से आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे रिजोल्यूशंस दिए मैंने आपको नोट्स के अंदर, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल। नाउ कम ऑन टू दिस ड्राफ्ट, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीन ही ड्राफ्ट हैं मेजरली, लास्ट में एक मिनट्स का मैंने दिया है जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। नोटिस फॉर मीटिंग, what do you mean by the difference of resolution and notice for resolution? अभी तक कर रहे थे वो क्या था? अभी तक रेजोल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं हम, जो कि एक्चुअली रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नोटिस फॉर मीटिंग। याद है अब हम पढ़ते थे बोर्ड मीटिंग हो रही है तो आपको नोटिस देना है, जनरल मीटिंग हो रही है तो नोटिस देना है सबको। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दोस नोटिसेस। दोस नोटिसेस, नोटिस का फॉर्मेट ऑफ कोर्स थोड़ा सा अलग रहेगा। यहां पर जो आप लिखते हैं ना, यहां पर आता है बिकॉज दिस इज अ नोटिस विच इज सेंडिंग। अरे हम बचपन में स्कूल में भी तो नोटिस लिखा करते थे, आप देखेंगे तो ड्राफ्ट फॉर्मेट तो सेम ही तो है, वही एक बॉक्स में रख के लिखना है। बिल्कुल सही। देखिए उसके बाद में सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसी भी आपके घर पे कोई भी नोटिस आ गया, सब लोग यहां, आपके घर पे कोई भी नोटिस आ गया, आप सबसे पहले उस नोटिस में क्या, सबसे पहले क्या दिखता है ऊपर ही ऊपर? कंपनी का नाम ना, क्या आखिर किस कंपनी ने भेजा है, तो ऑफ कोर्स नोटिस के सबसे पहले आएगा डैश लिमिटेड, मींस कंपनी का नाम। डैश प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, डैश लिमिटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। अब आप कोई भी नोटिस दिमाग में इमेजिन कर लिए, सबसे पहले कंपनी का नाम रिलायंस लिमिटेड, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी है उसका एड्रेस होता है फर्स्ट। उसके बाद में फिर जनरल उसकी इंफॉर्मेशन पूरी, सिन, सिन मतलब आज पढ़ा ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनकी वेबसाइट, उनका ईमेल, उनका टेलीफोन नंबर, उनका फैक्स नंबर, उनका डेट। ये सारी चीजें जनरली एक ड्राफ्ट के अंदर, नोटिस के अंदर होती है। एक नोटिस के अंदर ये सारी चीजें होती ही होती हैं। बिल्कुल क्लियर है? इसके बाद में आप स्टार्ट करते हैं नोटिस, डियर सर और मैम। बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में अगर आपको नाम दिया है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो डियर सर और मैम। उसके बाद में आई एम डायरेक्टेड, देयर इज अनदर प्रैक्टिस, यू कैन ईदर राइट डियर सर आल्सो। आप चाहें तो डियर सर भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस, आप डायरेक्टली डियर सर लिखते हैं, या फिर आप चाहें तो डियर सर और मैम लिखिए। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, ये नोटिस किसका? ड्राफ्ट नोटिस फॉर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग हो रही है। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बीओडी ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन डैश द डैश द डे ऑफ डैश एट रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब टाइम, डेट, प्लेस, सब कुछ हम इन्फॉर्म करेंगे। at 10 AM to transact the business set out in the agenda। खत्म हो गया, बस इतना सा। और ये क्या लिखा इन्होंने? इतना सा लिखा कि साहब इस तारीख को, इस दिन में, इस बजे, इतने, इस जगह पे हम मीटिंग करने वाले हैं और उसका एजेंडा हमने साथ में दिया है। बस इतनी सी चीज हमारे लैंग्वेज में लिख सकते क्या? कुछ भी लैंग्वेज लिखिए, मतलब ये होना चाहिए, टाइम, डेट, प्लेस वहां पर आना चाहिए, बस आप अपनी लैंग्वेज यूज करिए जो आपको लिखना है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? अ कॉपी ऑफ विच इज एनक्लोज्ड, यहां पे लिखा है कॉपी ऑफ विच इज एनक्लोज्ड, अ कॉपी ऑफ विच इज एनक्लोज्ड। लास्ट में आपको दिख रहा है ये एनक्लोजर्स एज अबाउ, जो आपने ऊपर एनक्लोजर्स बोले हैं वो यहां पे, हमें एक्चुअली एनक्लोजर देना नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ ये लाइन लिख दीजिएगा एनक्लोजर्स एज अबाउ, बस एग्जाम में लिख दीजिएगा दिस इज गुड इनफ। एक्चुअली एनक्लोजर देना नहीं है, इसका एक्चुअल ड्राफ्ट में मतलब होता है कि साथ में आपके एजेंडा आइटम्स होंगे, तो एनक्लोजर्स जो भी है, बाकी हमें सिर्फ लिखना है एनक्लोजर्स एज अबाउ। और उसके बाद में योर्स फेथफुली फॉर डैश लिमिटेड, अगेन वही कंपनी का नाम यहां पर आएगा, कंपनी सेक्रेटरी, यहां पर आपका नाम, यहां पर आपका नाम। नहीं नहीं सर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। इट इज सो डैम इजी, आराम से एक बार वापस पूरा देखेंगे हम। फॉर्मेट को उसका पूरी इज्जत दीजिएगा अच्छे से, फॉर्मेट अच्छे से पता है तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।
सबसे पहले क्या लिखते हैं कोई भी नोटिस के अंदर? हमने रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर लिए, अब हम बात कर रहे हैं नोटिस की। नोटिस में सबसे पहली चीज क्या होती है? नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस, उसके बाद उस कंपनी की सारी डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको सब कुछ लिखना ही लिखना है, बट इनमें से कुछ ना कुछ तो याद रह जाएंगे, 2-3 लिख दिए, वैसे याद रहेगा। टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, याद नहीं रहेगा क्या? सेंड डेट, ये सब लिखने के बाद में आप राइट हैंड साइड लिखते हैं डेट। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं डियर सर और मैम। अब उसके बाद में जो भी आपकी कहानी है वो कहानी आप यहाँ पे पूरी लिख देंगे। उसके बाद में योर्स फेथफुली डैश लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरी एनक्लोजर एज अबाउ। अगर क्वेश्चन कुछ भी आता है, जो चीज चेंज होगी वो होगी सिर्फ ये ना। अरे मतलब 70% पार्ट तो यहां पे भी सेम है, क्योंकि आपको एक्चुअली तो इतना सा लिखना है, तो 70% पार्ट तो सेम ही होगा, नोटिस में कुछ भी आ जाए। एक नोटिस देख लेते हैं, चलिए। ड्राफ्ट नोटिस फॉर सब्सीक्वेंट, वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गया, सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग। देखिए क्या चेंज होता है। सबसे पहले क्या लिख रहे हैं यहाँ पे भी? नेम, उसके बाद सिन, वेबसाइट, ईमेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, डेट, डियर सर और मैम। अरे चेंज तो सिर्फ यहां पे हो रहा है ना, और आप देखिए यहां पे भी तो 90% चीजें सेम हुई। वहां बस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग था, सब्सीक्वेंट है, टाइम, प्लेस, डेट वगैरह। अरे यारों, नोटिस आपके एग्जाम में आएगा ना, तो वो बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग का ही आएगा ना, और किसका आ सकता है? तो एग्जाम में आपके कभी भी नोटिस आएगा तो यही आएगा, तो इसको अच्छे से शिद्दत से करके जाइएगा, इसको शिद्दत से करके जाइएगा। उसके बाद सेम चीज, योर्स फेथफुली सो एंड सो, कंपनी का नाम, कंपनी सेक्रेटरी एनक्लोजर्स एज अबव। इज इट डिफिकल्ट? नो। ड्राफ्ट नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर। चलिए अब जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन आ गया। अभी तक नोटिस किसके थे? दोनों बोर्ड मीटिंग के थे। अब किसका नोटिस आया? जनरल। देखते हैं कितना डिफरेंस है। फर्स्ट किसका आता है? कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, सिन, वेबसाइट, ईमेल, टेलीफोन, फैक्स, डेट, और सर सब सेम है, थोड़ा सा चेंज यहां आ जाता है बस। वहां पे यहां पे हम जैसे डियर सर मैम लिखते हैं ना, वो हम बीओडी को लिखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डियर सर मैम लिखते हैं। वेरएज जब हम शेयर होल्डर्स को देखते हैं डायरेक्टली नोटिस लिखकर स्टार्ट कर देते हैं। नोटिस लिख के आप लिख सकते हैं कि एजीएम कब होने वाली है, और उसके बाद में जनरल कुछ चीजें एजीएम के बारे में, क्योंकि शेयर होल्डर्स है ना, तो उनको आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है। शेयर होल्डर्स हैं तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद ये पार्ट खत्म होने के बाद अगेन एवरीथिंग इज सेम। ये सेम, थोड़ा बीच का पार्ट चेंज हुआ, वापस सेम, उसके बाद वापस थोड़ा सा पार्ट चेंज होगा। अब देखिए, जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस आता है, फिर आएगा नोट। नोट में आपको एक चीज लिखनी है। आपको याद होगा, आपने याद है एक चीज पढ़ी थी, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के अंदर आपने एक सेक्शन पढ़ा है, उसमें लिखा है कंपनी हैज टू शो, कंपनी हैज टू राइट इन दैट नोटिस दैट ईच एंड एवरी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ये मैंने आपको समझाते टाइम ये भी कहा था कि मैं और आप तो सीएस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि प्रॉक्सी का कंसेप्ट है, हर एक के पास राइट है, बट शेयर होल्डर्स के पास को तो ये पता ही नहीं होगा ना। तो आपको नोटिस में लिखना है दैट दे हैव अ राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड हैज बीन अटैच्ड। हमने पढ़ा था ना, स्पेशल बिजनेस के लिए सबके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए तो दैट इज एनेक्स। फिर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सुनिए मेरी बात, आप सिर्फ एनेक्शस लिखेंगे और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिख देंगे बस। यू डोंट हैव टू राइट एक्चुअली पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि ये नोटिस ऑलरेडी बड़ा हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना है या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये हेडिंग देके छोड़ देना है, ऐसी हेडिंग देके आपको छोड़ देना है। यहाँ पे हमने क्या नई चीज देखी यारो, ये सब तो सेम ही था, बस यहाँ का कंटेंट सर थोड़ा डिटेल में, आई वोंट वेट फॉर यू टू रीड इट राइट नाउ, यू हैव द नोट्स, यू कैन रीड द कंटेंट बाद में भी। मेन पार्ट इज फॉर्मेट विच यू नीड टू रिमेंबर, कंटेंट यू कैन इजीली मेक इट अप। और एग्जाम में ऑफ कोर्स यार कंटेंट तो सेम नहीं आएगा ना, ये सिर्फ आपको एक मॉडल की तरह पढ़ना है। एग्जाम में तो जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप कंटेंट लिखेंगे। Next, this is the question which was asked in June 2016. This was the question which was asked. Exam में question क्या आया? Board of Directors of Desire Limited decides to go for creditors winding up of the company. For this purpose, the BOD to call an EGM on 30th June, draft a notice along with explanatory statement for convening. इन्होंने बोला ना, तो आपको दोनों चीजें लिखने, because this question was for 8 marks. तो 8 मार्क्स के लिए आपसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी पूछा गया और नोटिस भी पूछा गया है। अब देखिए नोटिस में आप जैसे ही पूछा, जय माता दी ये सब तो पता है ना हमको, लिख दिया।
और ये जनरल मीटिंग नोटिस है, तो हम क्या डियर सर मैम लिखेंगे? नहीं, हम नोटिस लिख के शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नोटिस की जनरल आपने इंफॉर्मेशन दी, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट एन ईजीएम ऑफ द मेंबर ऑफ यंग सो एंड सो shall be held at registered office at this time to transact the following business। फिर आपको बिजनेसेस डिस्कस करने 1 2 3 4, जो भी बिजनेस आपके हिसाब से आप करना चाहते हैं वो 2-3 बिजनेस आपको डिस्कस करने हैं, 1 2 3 इस तरह से। एंड वंस दिस इज ओवर, अरे नोटिस में तो लिखते हैं ना आप, बाय द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड प्लेस डेट डायरेक्टर, क्योंकि ये नोटिस कौन देता है? बोर्ड। बोर्ड को नोटिस कौन देता है? सीएस। यहां पे नोटिस दे रहा है बोर्ड। क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा है, क्वेश्चन स्टार्ट किससे हो रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे हैव डिसाइडेड एंड दे आर गिविंग नोटिसेस। तो आपको एंड में देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करेगा यहां पे बहुत कंफर्टेबली, वो चीजें लिखनी है। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ड्राफ्ट सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर। देखिए मैं अगर 10 और भी देता ना, मान लीजिए बुक के अंदर कहीं पे भी 10 और पेजेस ऐड करूंगा तो आपको बहुत दुखेगा, बिकॉज़ यू टू एक्चुअली रीड अंडरस्टैंड रिमेंबर। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस अच्छे से, उसके बाद फॉर्मेट को हाईलाइट करके फॉर्मेट को बार बार पढ़ना है, बाकी कंटेंट तो सिर्फ एज अ मॉडल पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा कुछ नया ही आएगा। इसके बाद में एनेक्स्चर करके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया है, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में मैंने सब कुछ लिखा है जो भी आपका कंसेप्ट था। और उसके बाद में एंड में वापस प्लेस डेट एंड दिस पार्ट। अंडरस्टूड एक बार? अब उसका जो हमारा लास्ट पार्ट है मैं उसको भी ले लेता हूं, मिनट्स। मिनट्स को लेके इट इज वेरी इजी, यू शुड जस्ट नो इट, क्योंकि नोटिस और रेजोल्यूशन छोड़ के अगर कुछ पूछेंगे तो जनरली वो मिनट्स पूछेंगे। मिनट्स 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 आ गया तो इट इज वेरी इनफॉर्मल। क्यों? देखिए अभी तक जो चीज थी वो आपको किसी ना किसी को भेजनी थी, तो आप किसी को एड्रेस कर रहे थे। अरे मिनट्स किसी को एड्रेस करते हैं क्या? मिनट्स का कंसेप्ट क्या, मुझे आप लोग बताइए, मिनट्स क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। आप देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आप हेडिंग लिख रहे हैं, मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो हेल्ड एट दिस टाइम एंड कंक्लूडेड एट दिस टाइम सो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कोई डिफिकल्ट है यहाँ पे? आराम से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी बजे शुरू हुई, कितनी बजे खत्म हुई, ये हमने लिख दिया। द फॉलोइंग वर प्रेजेंट, कौन कौन आया था? मिस्टर आर इन द चेयर, मतलब उसको बैठने को कहा, बाकी सबको खड़ा रखा हमने। चेयरमैन, ही वाज द चेयरमैन, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये लोग आए थे। अब उसके बाद में एक एक करके डिस्कशन हो रहा है कि क्या क्या मीटिंग में हुआ। जैसे कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। मिस्टर ए वाज यूनानिमसली इलेक्टेड। यूनानिमसली का मतलब क्या होता है? 100% से। ये मीटिंग का अपॉइंट कर दिया मिस्टर ए को, और मिस्टर ए को ही कंपनी का भी चेयरमैन बना दिया। मतलब एक तो होता है मीटिंग के लिए चेयरमैन, एक होता है थ्रू आउट द ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन, उसको वो भी बना दिया, वो भी हमने लिख दिया। अरे यारों स्टोरी नहीं लिखते क्या? वैसे लिखना है। मैंने आपको बताया था, आप लोगों में से जिसने पिंक देखी है, वहां जज साहब कुछ भी बोलते थे तो यहां पर एक पर्सन को डिक्टेट कराया करते थे। आप कभी भी कि ऐसा ऐसा लिखो, क्योंकि कोर्ट में भी ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड कि हो क्या रहा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मिनट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, सो आई वोंट मतलब स्पेयर मच टाइम फॉर इट। यहां पे सब लोग मिनट्स मिनट्स मिनट्स। तो क्या क्या हो रहा है, एक एक चीज सब चीजें लिखी जा रही है। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। The certificate of incorporation bearing sin dated issued by ROC was placed on the table and taken on record. Record, हाँ देख लिया, certificate of incorporation भी आ चुका है। MOA AOA भी बन गए थे, वो भी हमने लिख लिए। फर्स्ट डायरेक्टर्स के बारे में, अरे यारों दीदा सर्टेन हेडिंग्स, आप जब आपका ये देखिए, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ, जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा तो ये सब कुछ होगा। सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग में आप जो भी डिस्कशन करेंगे आप वो लिख सकते हैं। दैट रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर वाज बीइंग डिसाइडेड, ये कर रहे थे हम लोग, डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग देंगे। अरे आपने जो भी डिस्कस किया है ना वो सारी चीजें एक एक पॉइंट में पढ़ लेंगे। स्टार्ट कैसे होता है, आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं कि मीटिंग स्टार्ट इतने बजे हुई, एंड इतने बजे हुई। इन द प्रेजेंस ऑफ में आप लिखते हैं कि कौन कौन मीटिंग में आया था, और उसके बाद में आप 1 2 3 4 पॉइंट करके मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और एंड में आप लिखते हैं प्लेस डेट एंड चेयरमैन। उसके पहले ऊपर वोट ऑफ थैंक्स हर एक में आएगा, उसके अलावा प्लेस डेट और चेयरमैन के सिग्नेचर। दैट इज इट। आई विल टेल यू व्हाट, देखिए आई कुड हैव हैड स्ट्रेच्ड दिस चैप्टर फॉर 2-3 आवर्स आल्सो। मैं 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूं ड्राफ्ट को, एक एक ड्राफ्ट को पढ़ाना, लेकिन आई एम टेलिंग यू, एज आई ऑलवेज से, आई एम नॉट हियर टू इंप्रेस यू पीपल, आई एम हियर टू एक्सप्रेस।
द पॉइंट इज एग्जाम में दे विल बी आस्किंग अ न्यू क्वेश्चन ऑल टुगेदर. मैं आपको अगर ये ड्राफ्ट रटवा भी दूंगा ना तो कोई हेल्पफुल नहीं रहेगा. एग्जाम में अगेन यू विल फील कि अरे यार तो सिलेबस के बाहर आ गया. क्योंकि ड्राफ्ट का जो सब्जेक्ट है ना वो कुछ भी दे सकते हैं यारों. इट इज इम्पॉसिबल फॉर समवन टू कवर ऑल द सब्जेक्ट एंड इट विल बी इलॉजिकल ऑन योर पार्ट टू रिमेंबर ऑल द टॉपिक्स ना. सेंस नहीं बनता उसका. सेक्शंस आप याद करिए, आप कंसेप्ट याद करिए, इट मेक सेंस क्योंकि वो काम आएगा. यहाँ पर आप रिजोल्यूशन को रटेंगे, इट डजंट मेक सेंस. व्हाट यू शुड डू इज आइडियली बस फॉर्मेट को बेवकूफों जैसे मत लग जाना जो मैंने दिए फॉर्मेट्स उनको याद करने में. आई डोंट लाइक इट. मैंने इसलिए उन चीजों को इतना टाइम भी नहीं दिया. I have मतलब made a decision to explain all the formats properly and to just go through all the drafts. Reason being यारों, आप लोगों के लिए जो important है that is the format. उसके बाद में लैंग्वेज आपको बाकी ड्राफ्ट्स की पढ़ के एक आइडिया लगेगा. बाकी ड्राफ्ट की लैंग्वेज पढ़ के you will get an idea how to write the draft. But in no case एग्जाम में सेम ड्राफ्ट आ सकता है. सेम ड्राफ्ट नहीं आ सकता. एग्जाम में ड्राफ्ट नया ही आएगा, नया सब्जेक्ट ही आएगा. और सेम ड्राफ्ट आता है तो मिठाई खिलाने आ जाना यारों. सेम आ गया तो सेम आता नहीं है, जनरली नया ही ड्राफ्ट आता है. ठीक है, तो इट्स जस्ट कि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट पता होना चाहिए कहाँ ड्राफ्ट कैसा होता है. और देयर आफ्टर यू नीड टू मूव ऑन टू द कंटेंट व्हिच यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. अब देखिए यारों, ड्राफ्ट ड्राफ्ट ड्राफ्ट. अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द डे इज व्हाट मिस्टेक डू यू पीपल डू एंड किस बेवकूफी का सीएस के स्टूडेंट्स हमेशा शिकार हो रहे हैं.